Hello everyone and welcome back to our channel. So before starting hypothesis testing, we will be discussing about what is Z distribution. So जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि what is normal distribution. Many times स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करने में चले जाते हैं या फिर लोग याद कर लेते हैं कि Z वैल्यू ऐसे निकालनी है, T वैल्यू ऐसे निकालनी है एंड कंपेयर करके आंसर लिख देते हैं. बट वी शुड बी क्लियर कि Z वैल्यू है क्या, T वैल्यू है क्या, क्यों हमें जरूरत है उसकी एंड हम उससे क्या करना चाहते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग आज की वीडियो हमारी होने वाली है इन डिटेल अबाउट Z डिस्ट्रीब्यूशन. Z डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, Z डिस्ट्रीब्यूशन की हमें जरूरत क्यों है, Z स्कोर क्या होता है या Z स्टैटिस्टिक जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, एंड देन P वैल्यू क्या होती है. सो यू विल बी यूटिलाइजिंग ऑल दीज वैल्यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू वी मीन बाय Z डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग पहले एक बार अपना रिकैप कर लेते हैं व्हाट वाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, मेरे पास एक जहां पे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रल लिमिट थ्योरम की भी बात की थी. मेरे पास पॉपुलेशन थी, मेरे पास सैंपल था. मैंने क्या करा था, पॉपुलेशन से मल्टीपल टाइम्स सैंपल लिया था सेम साइज का. उस हर सैंपल का जो मीन आ रहा था, उस सैंपल के मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, मैंने कहा था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. कब, अगर सैंपल का साइज बड़ा होगा. मतलब अगर हम सेम एक्सरसाइज मोर देन 30 टाइम्स रिपीट करेंगे, सैंपल का साइज 30 से बड़ा होगा, तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिख रहा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा. अब बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था क्या. एक स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी. कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें ग्राफ से दिख पा रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है अबाउट इट्स मीन. मीन के आप राइट साइड पे देखेंगे, मीन के लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ आपको आइडेंटिकल मिरर इमेजेस दिखेंगी. सो दो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट इज ये आइडेंटिकल होता है, मतलब सिमेट्रिक होता है अबाउट मीन. सेकंड, बेल शेप्ड कर्व होता है. बेल शेप्ड कर्व से क्या मतलब है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी अराउंड द मीन होती है एंड मीन से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम होती चली जाएंगी. Third and most important property of this distribution was the estimation rule. Estimation rule क्या कहता था हमें कि 68% of our observations will lie within one standard deviation. 95% of our observations will lie between the second standard deviation and 99.7% of our observations will lie within 3 standard deviations. So generally क्या होता है, अगर 4 standard deviations से आगे हम generally बात नहीं करते. क्यों? अगर वैसे generally मतलब अगर आप किसी बुक में या उसमें देखेंगे तो मोस्टली 3 standard deviations के बाद ही कभी भी मार्किंग नहीं होती. क्यों? क्योंकि हमारे 99.7% ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी हमने कवर कर ली विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस. सो जो 0.3% ऑब्जर्वेशंस बचे वो हमारे लिए उतने ज्यादा भी, क्योंकि छोटा सा नंबर है 0.3%, तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं. तो जनरली क्या बोला जाता है, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन इसके बाहर लाई कर रही है तो वो एक आउटलायर होगा. ठीक है, आई होप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमको क्लियर होगा. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या बोल रहे थे, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसा समझना है, ये एक जनरलाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जहां पे हम बोल रहे हैं कि इसका कुछ मीन है म्यू, और जो म्यू क्या था हमारा, पॉपुलेशन मीन, एंड उसकी कुछ उस पॉपुलेशन की कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि है सिग्मा. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक स्पेशल केस होता है Z डिस्ट्रीब्यूशन. Z डिस्ट्रीब्यूशन को हम और क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसका नाम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम बोल रहे थे कि इसका कुछ मीन है म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा. इसी चीज को अगर हम फिक्स कर दें, कैसे फिक्स कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अगर मैं इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 कर दूं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 कर दूं, तो वो क्या कहा जाएगा, Z डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलेंगे. अब बात आती है कि स्टैंडर्ड वर्ड क्यों लगा दिया अब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे. जब हम किसी भी वैल्यू को, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या ऐसी वैल्यूज लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x, मतलब सैंपल मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन था ये. किसी भी सैंपल मीन को, मतलब किसी भी x की वैल्यू को अगर हम z वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उससे हमारे को एक हेल्प हो रही है. क्या हेल्प हो रही है, हर z वैल्यू मुझे क्या बता रही है, वो इंडिकेट कर रही है कि मेरी जो सैंपल मीन था वो एक्चुअली कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है मेरे पॉपुलेशन के मीन से. फायदा क्या हुआ, मीन 0 हो गया, म्यू 0 हो गया, बाकी सारी चीजें आइडेंटिकल है, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, बाकी सारी चीजें आइडेंटिकल है. बस हमने एक स्पेशल केस क्यों बोल दिया इसको, क्योंकि हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू फिक्स कर दी. तो मीन 0 हो गया,
तो अब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहे हैं 1 है, तो यहाँ पर सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा की जगह क्या लिख रहे हैं 1 2 एंड 3। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे क्या लिख रहे हैं -1 -2 -3। अब आप जो भी z वैल्यू निकालोगे उसको z वैल्यू को और क्या कह देते हैं z स्कोर। z स्कोर क्या कर रहा है, हर उस सैंपल मीन की वैल्यू को, x की वैल्यू क्या है जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा जो सैंपल मीन था जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने बोला था कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा, x की वैल्यू को यूज करके हम क्या कर रहे हैं z की वैल्यू निकाल रहे हैं। एक तरीके से हमने अपने x को z में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं, x में से म्यू माइनस करेंगे, मतलब पॉपुलेशन मीन माइनस करेंगे, पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन का डिफरेंस निकालेंगे, उस डिफरेंस को डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को क्या बोल रहे हैं z स्कोर। अब x को जब हम z में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो फायदा क्या हो रहा है, पहले हम कुछ बोल रहे थे कि x माइनस म्यू है, मान लो ये वैल्यू आई 2। अब 2 से मुझे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं मिल पा रहा, सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि मेरा जो सैंपल मीन है वो कितना दूर है या कितना वेरी कर रहा है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता लग पा रहा था। यहां पे क्या फायदा होगा, अगर मान लीजिए z की वैल्यू आती है 1, लेट्स सपोज z स्कोर आता है 1। z स्कोर 1 का मतलब क्या है कि मेरा जो सैंपल मीन था x, वो सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। क्या बोल रहे हैं, अगर z की वैल्यू 1 है दैट मीन्स जो मेरा सैंपल मीन है x मेरे पॉपुलेशन मीन से कितना दूर है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर होगा पॉपुलेशन मीन से। सो हमने एक तरीके से सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दिया, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर दो चीजें आती हैं, ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ एकदम आइडेंटिकली सेम बन रहा है, बस चेंज क्या हो रही है, मेरी वैल्यूज चेंज हो रही है। यहाँ पे हम जनरल लिख रहे थे म्यू सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, वैल्यू क्योंकि फिक्स हो गई तो मीन 0 हो गया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे ये ग्राफ है क्या, मतलब z डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ये एक तरीके का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, एरिया अंडर दिस कर्व। प्रोबेबिलिटी अब कैसे निकालनी है, उसके दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम हमेशा क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में कोई आपको सैंपल मीन की वैल्यू गिवन होगी, म्यू की वैल्यू गिवन होगी, पॉपुलेशन मीन गिवन होगा और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट स्टेप में उससे क्या करेंगे, z स्कोर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब z स्टैटिस्टिक, z स्कोर कुछ भी बोल सकते हैं, z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम पहले इसको देखते हैं। मान लो म्यू सिग्मा और x की वैल्यू यूज करके आपने z की वैल्यू कैलकुलेट की, z की वैल्यू आई 2.24, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि 2.24 है, पहले तो ग्राफ में समझते हैं 2.24 का मतलब क्या है कि z कहीं यहां लाई कर रहा हूं, मतलब हम इस एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे z की वैल्यू 2.24 है, 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट लिया है हमने। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरी जो z की वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू 2.24 होगी। इससे हम करना क्या चाहते हैं, मतलब आइडियली आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो गिवन होगा कि आप कोई सर्वे कर रहे हो, उसमें आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। सो हमारे पास कोई रियल लाइफ सिचुएशन होगी, हम उससे एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस में हम बोलेंगे मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितने लोग लेट्स सपोज 2.24 आवर्स या उससे कम सोते हैं ऑन एन एवरेज। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, z की वैल्यू मेरे पास आ गई। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी विल बी एरिया अंडर दिस कर्व। मैंने क्या बोला, z की वैल्यू 2.24 हो, मतलब लोग 2.24 आवर्स या उससे कम सो रहे हो। कम सो रहे हो मतलब इसके पीछे वाला पूरा एरिया लेंगे, एरिया अंडर दिस कर्व, क्योंकि ये पॉइंट या इससे पीछे जितनी वैल्यूज है वो क्या है, लेस देन 2.24। सो एरिया अंडर दिस कर्व। अब बात आती है ये एरिया अंडर दिस कर्व हम कैसे निकालेंगे। सो उसके लिए एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं z टेबल। z टेबल अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ होती है, 2 से स्टार्ट नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे पूरी टेबल बनाने का क्योंकि स्पेस नहीं था तो मैंने उसका एक बीच का एक पार्ट ड्रॉ करा है। सो आप देखेंगे कॉलम में कुछ वैल्यू लिखी है, रोज में ऊपर कॉलम हेडर्स हैं, इधर रो हेडर्स हैं, रो हेडर्स में कुछ वैल्यूज हैं, कॉलम हेडर्स में कुछ वैल्यू है। अब मेरी z की वैल्यू क्या आई थी, 2.24। मुझे इस z स्कोर के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो इस z स्कोर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, p वैल्यू। p वैल्यू किसका शॉर्ट फॉर्म है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू का। p स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या बोल रहे हैं, z स्कोर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है p वैल्यू, वो हम किसके हेल्प से निकालेंगे, z टेबल की हेल्प से।
अब बात आती है Z टेबल देखेंगे कैसे, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। Z की वैल्यू आई थी 2.24। तो पहले हमें अपने रो हेडर्स में देखना है, जो रो, हर रो के सामने जो नंबर लिखा है उसमें हमें देखना है 1 डेसिमल पॉइंट प्लेस तक वैल्यू क्या थी 2.24। तो डेसिमल के एक प्लेस बाद तक यहां तक का नंबर देखना है, इस नंबर को आपको रो हेडर में ढूंढना है। ये वाली रो हो गई 2.2। अब कॉलम में क्या देखना है, सेकेंड डेसिमल पे कौन सी डिजिट थी, 4 थी। सो हम कौन से रो में, कौन से कॉलम में जाएंगे, 4th कॉलम में। बेसिकली आप इसको क्या समझ सकते हो कि यहां पर जो नंबर है 2.2 प्लस जो भी कॉलम हेडर का नंबर है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो 2.2 प्लस 0.04 ऐसे, ये नंबर 2.24 होगा। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, 2.2 वाली रो में कौन से कॉलम पे जाके रुकना है, 0.04 वाले कॉलम पे। यहां से मुझे ये वैल्यू मिली, वैल्यू कितनी है 0.98745। आप ऑब्जर्व करोगे सारी वैल्यूज इस टेबल में 1 से छोटी होंगी। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, यहां से मेरे पास एक वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे क्या बता रही है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ Z बीइंग लेस देन इक्वल टू 2.24। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहो, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 98.74% प्रोबेबिलिटी है कि Z स्टैटिस्टिक की वैल्यू 2.24 से छोटी होगी। अगर हम मीनिंग देखें इसका, ये मुझे क्या बता रहा है कि जो मेरा सैंपल मीन है, सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से अराउंड 98.74% ज्यादा है। इसका मतलब अगर सैंपल मीन 98.74% ज्यादा आ रहा है, मतलब मेरे एनालिसिस में कुछ गड़बड़ है। अभी हमने एक और बात की थी कि जो पूरा एरिया है, एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो जो भी पूरा एरिया है, टोटल एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। एरिया अंडर द टोटल एरिया अंडर द कर्व विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सो लेट अस सपोज इस टेबल ने मुझे ये वाली वैल्यू दी थी, 0.98745 वैल्यू टेबल ने मुझे निकाल के दी। मुझे अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z बीइंग ग्रेटर देन 2.24, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन इक्वल टू 2.24। मतलब अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो ये एरिया कैसे निकल जाएगा, 1 माइनस 0.98745 से। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं। हमने एक और बात की थी अबाउट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यूज। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मतलब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जो भी हमारी सैंपल से वैल्यूज आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो तुक्के से आ रही है या बाय चांस ऐसा हो रहा है कि वैल्यू सिमिलर आ रही है या ये वैल्यू आ रही है तो ये गलती से तो नहीं आ रही। हम ये कंफर्म करना चाहते हैं बिफोर गिविंग आवर फाइनल कंक्लूजन एंड फाइनल रिजल्ट्स। सो हम क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक करेंगे हर एनालिसिस के, मतलब हर चीज के कंक्लूजन देने से पहले। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कब बोलेंगे किसी भी वैल्यू को, जब वो जो प्रोबेबिलिटी है, अगर प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 0.05 होगी। मतलब जब p वैल्यू जब भी लेस देन इक्वल टू 0.05 होगी, उस केस में मेरा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा। अगर वैल्यू 0.05 से बड़ी आती है, दैट मीन्स द डेटा वॉज, मतलब जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सब बाई चांस आ रहे हैं, एक्चुअल में वो चीज ट्रू नहीं है। तो मुझे अपना पूरा एनालिसिस, मुझे अपनी पूरी टेस्टिंग दोबारा करनी चाहिए। सो हमेशा फाइनल रिजल्ट देने से पहले हमें चेक करना है अबाउट द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू। अब बात आती है कि हमने पूरी कहानी तो पढ़ ली कि Z डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, Z स्कोर क्या होता है, P वैल्यू क्या होती है, क्या हमें बता रही है सारी चीजें, बट मजा नहीं आया अभी भी। क्यों मजा नहीं आया, हमें यही नहीं पता कि हम इससे करना क्या चाह रहे हैं। सो Z डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरीली 2 चीजों के लिए यूज होता है। फर्स्ट, फॉर कंपेयरिंग मीन्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे मैंने बोला 2 पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है जिसमें एवरेज एज जो है लोगों की वो है, मान लो ये पॉपुलेशन 1 है जिसकी एवरेज एज 25 है, एंड ये सेकेंड पॉपुलेशन है जिसकी एवरेज एज 23 है। अगर मुझे इन 2 ग्रुप्स की, या फिर पॉपुलेशन की जगह मैंने क्या करा, मैंने एक सेम पॉपुलेशन से 2 सैंपल्स लिए। पहले सैंपल में एवरेज एज आई 25, दूसरे सैंपल में एवरेज एज आई 23। अब मुझे ये दोनों ग्रुप्स के एवरेज को कंपेयर करना है, तो उसके लिए मुझे कौन हेल्प करेगा, Z डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली अगर 2 ग्रुप्स की जगह मुझे एक पर्टिकुलर ग्रुप की एवरेज को एक पर्टिकुलर सेट वैल्यू से कंपेयर करना है, मैंने बोल दिया होता कि कुछ पॉपुलेशन का मीन या किसी कोई फिक्स्ड वैल्यू है मेरे पास मीन की 27। अब एक फिक्स्ड वैल्यू से अगर इस एक पर्टिकुलर ग्रुप की एवरेज को कंपेयर करना है तो भी मुझे कौन हेल्प करेगा, Z डिस्ट्रीब्यूशन। सो Z डिस्ट्रीब्यूशन के प्राइमरीली 2 यूजेस हैं।
अब थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं अबाउट द ग्राफ, कि अगर मैं थोड़ी सी कुछ छेड़खानी करूं, छेड़खानी इन द सेंस मैंने बोला कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जेड डिस्ट्रीब्यूशन कब बन रहा है, जब मैंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फिक्स कर दिया। बट मान लो अगर मेरा मन करे या कुछ ऐसे रियल लाइफ सिनेरियो अगर हो जहां पर मीन 0 की बजाय 0.5 हो या 0 की जगह 1 हो, तो ये कैसे मूव करेगा कर्व, उसके बारे में हमें थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो क्या याद रखना है, जब भी मीन को हम 0 से इंक्रीज करेंगे तो ये जो पूरा कर्व है ये टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये मेरा कर्व था फॉर मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। अगर मैंने अब मीन की वैल्यू 1 कर दी तो कर्व क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। सेम कर्व रहेगा बट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा ये पूरा कर्व इस तरीके से। अब इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन तो 1 ही है बट मीन भी 1 है। सिमिलरली अगर मीन 1 की जगह -1 हो जाता तो ये इतने ही 1 उससे ही लेफ्ट साइड खिसक जाता। वेरी सिमिलरली अगर हम सिग्मा की बात करें तो मीन बेसिकली क्या कर रहा है, कर्व को लेफ्ट या राइट में खिसकाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व को वाइड या नैरो करेगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ा दूं तो मेरा कर्व वाइड हो जाएगा, मतलब स्प्रेड हो जाएगा बाहर की साइड इस तरीके से। अगर ये मेरा था मीन स्टैंडर्ड डेविएशन 1, अगर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज कर दी तो क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो इसकी है 4, तो कर्व वाइड हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर डिक्रीज की, कम करेंगे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कर्व पतला हो जाएगा इस तरीके से। इसके इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होगी, 0.5 मान लो। सो ये दोनों चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। मीन हमें क्या बता रहा है, मीन लेफ्ट या राइट मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पोजीशनिंग बता रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कर रहा है, कर्व की थिकनेस को, ग्राफ की थिकनेस या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थिकनेस को कंट्रोल कर रहा है। कर्व कब वाइड होगा, कर्व कब नैरो होगा, वो कौन बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप जेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब हमको कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी। इन केस कोई डाउट है तो यू कैन ड्रॉप द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे, अबाउट टी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये तीनों चीजें साथ में क्यों लिखी मैंने, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है एक स्पेशल केस जेड डिस्ट्रीब्यूशन। जेड डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक और स्पेशल केस है टी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर आप देखोगे किसी भी बुक में या इवन आपकी एनसीईआरटी में भी एंड क्लास में भी आपको बताया जाता है कि दो प्राइमरीली हम टेस्ट यूज करते हैं, जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट। अब उसकी कुछ कंडीशन है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो में हम जेड टेस्ट यूज करते हैं और एक पर्टिकुलर सिनेरियो में टी टेस्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट टी टेस्ट, टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिफरेंस, कब हमें कौन सा टेस्ट यूज करना है। If you are understanding the video, if we are helping you to understand the concept in clarity, then please like, share and subscribe to our channel. Thank you.